टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के एमसीक्यू। इससे पहले हमने कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर विकास के एमसीक्यू देखे थे और आज हम इस द्वितीय चैप्टर के एमसीक्यू लेके आए हैं और टोटल 162 एमसीक्यू हैं, 162 एमसीक्यू है। इतने सारे एमसीक्यू आपको पूरे गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे और सबसे बड़ी खास बात, ये सारे आपके सिलेबस के हैं, सारे आपके चैप्टर के अंदर से हैं, सारे के सारे एमसीक्यू। इसलिए आप ये ना सोचना कि सर ने कहां से एमसीक्यू दिए, सारे आपके सिलेबस का अंग है और उसका ध्यान रखा गया है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक के एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसके 162 एमसीक्यू देखने वाले हैं। सभी एमसीक्यू आपके सिलेबस का अंग है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए डेयरी, ऑप्शन बी मत्स्यन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है बच्चों उपर्युक्त सभी। डेयरी, मत्स्यन और कृषि तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाती है। प्रश्न 2, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र का और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं उत्तर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र। मैं आपको यहां बता दूं, भविष्य में हो सकता है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसी और क्षेत्र का हो जाए, तो आप तत्कालीन समय के अनुसार काम करें। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन से क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है राष्ट्रीय आय में। प्रश्न 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, बताइए। नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी वृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों ऐसा क्षेत्र जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ रहते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 5, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को किसमें विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आर्थिक कार्यों के आधार पर किस में विभाजित करेंगे हम? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगर आपसे नॉर्मली भी पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो आपको यही 3 क्षेत्र बताने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और यही आर्थिक कार्यों के आधार पर भी क्षेत्र माने जाते हैं। अभी हम देखेंगे और किस आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो उद्योग को किस में शामिल किया जाता है? उत्तर है द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। किस क्षेत्र से भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा हिस्सा आता है? तो उत्तर है ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा हिस्सा आता है। प्रश्न 8, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी
द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बैंक मैनेजर जो है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा? तो उत्तर है बच्चों तृतीय क्षेत्र में माना जाएगा ये। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल होती है, आगे आएंगे ये क्वेश्चंस, तब हम इसकी और चर्चा करेंगे। प्रश्न 9, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतया दिखाई देती है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी फैक्ट्री क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। अब प्रश्न 10, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तों के आधार पर, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर या ऑप्शन डी कच्ची सामग्री के प्रयोग के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। कथन 2, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बच्चों पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। कहने का मतलब तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, कभी भी तृतीय क्षेत्र में प्रोडक्शन नहीं होता है बल्कि ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में सहयोग करता है तीसरा क्षेत्र। ठीक है, और तीसरे क्षेत्र को ही या तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। कथन 2, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों 1 और 2, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो उसे हम कौन सी गतिविधि कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंध है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग किया जाता है और उसे विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य किसी वस्तु में बदला जाता है। तो इसे हम दोनों ही कथन सही मानेंगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जीडीपी के संबंध में सत्य है? कथन 1, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। कथन 2, किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाएगा क्या? कथन 3, किसी विशेष वर्ष में देश की गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। और कथन 4, किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो बताइए इनमें से जीडीपी की परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या सभी कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए केवल 1, यानी कि जीडीपी में हम किसी विशेष वर्ष में देश के अंदर उत्पादित जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है केवल उसको शामिल करते हैं। ये तीनों कथन बाकी गलत है जीडीपी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, किसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? बताइए, आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3
और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अर्थव्यवस्था को आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न 15, किसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन बी संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन सी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से उत्तर सही है बेटा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थात आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न 16, किसी अर्थव्यवस्था को कार्य के वातावरण के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ध्यान देना, कार्य के वातावरण के आधार पर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को कार्य के वातावरण के आधार पर। अब प्रश्न 17, किसी अर्थव्यवस्था को कार्य के वातावरण के आधार पर कौन से क्षेत्रों में बांटा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन बी संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन सी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए अर्थव्यवस्था को कार्य के वातावरण के आधार पर कौन से क्षेत्र में बांटा गया है? इसका उत्तर है बच्चों बी, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में बांटा जाता है। कार्य के वातावरण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, किसी अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी 2, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 19, किसी अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कौन से क्षेत्रों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में। ऑप्शन सी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा जाता है। तो हमने ये तीनों क्षेत्रों का देख लिया है वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? बताइए। ये महिला खेत में पौधारोपण कर रही है, पौधे लगा रही है ताकि ये बड़े होकर फसल में बन सके। तो कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। हमने पहले ही देखा था प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 21, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि का है? ये देखिए कोयल माइनिंग कर रहा है, खदान में व्यक्ति काम कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति खदान में काम कर रहे हैं और पृथ्वी के नीचे, ये जमीन के नीचे काम कर रहे हैं। कोयले की खदान है यूं समझ लीजिए आप। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त वस्तु का निकाल रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाएगी। अब प्रश्न 22, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? देखिए ये व्यक्ति दोनों महिला और पुरुष ईंटें बनाने का काम कर रहे हैं मिट्टी से। तो बताइए कौन से क्षेत्र में आएगा ये? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन से क्षेत्र में आएगा ये? इसका उत्तर है बच्चों द्वितीय क्षेत्र। क्यों है द्वितीय क्षेत्र? क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र की मिट्टी का प्रयोग करके दूसरी नई चीज का निर्माण कर रहा है, विनिर्माण कर रहा है। तो ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आएगा। ये क्या बना रहा है? मिट्टी से ईंट बना दी इसने। ठीक है। प्रश्न 23, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ये देखिए महिला एक सेलर है दुकान में जो कपड़े बेच रही है
ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये महिला किस क्षेत्र में काम कर रही है? उत्तर है तृतीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। यहाँ ये महिला सेवा देने का काम कर रही है, सर्विस दे रही है। ठीक है। प्रश्न 24, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? देखिए ये महिला कपास तोड़ रही है, आप देख सकते हैं कपास की खेती है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन से क्षेत्र की गतिविधि है ये? आप सभी जानते हैं, उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र। जहां कृषि क्षेत्र आ गया उसे हम क्या कह देंगे? प्राथमिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ये देखिए ये पुरुष साइकिल पे बैठ के अखबार और मैगजीन्स बांट रहा है, बेच रहा है कहने का मतलब। तो देखिए कौन से क्षेत्र में आएगा ये? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये व्यक्ति माना जाएगा ऑप्शन ए सही है, तृतीय क्षेत्र में काम कर रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि ये अपनी सर्विस दे रहा है। प्रश्न 26, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र। ये सभी गतिविधियां प्रकृति से जुड़ी हुई है, इस कारण से इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। प्रश्न 27, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर है ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र। ये सभी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र की गतिविधि है। ये सभी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र की जो भी गतिविधि होगी वो हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब है प्रश्न 28, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी द्वितीय क्षेत्र। क्यों है द्वितीय क्षेत्र? क्योंकि ये सभी वस्तुएं मूल रूप से नहीं है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं नहीं है, बल्कि इनको क्या किया गया है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से इनको दूसरी वस्तुओं में बदला गया है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल होंगी। प्रश्न 29, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उत्पाद है? बताइए। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी खनिज और अयस्क और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि कपास भी प्रकृति से प्राप्त होता है, दूध भी प्रकृति से प्राप्त होता है और जो खनिज पदार्थ होते हैं, अयस्क होते हैं, ये भी प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। प्रश्न 30, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग करके हम जैसे उत्पादन करते हैं, जैसे हमने गेहूं की खेती की, चावल की खेती की या हमने कोल माइनिंग की, तो हमने क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, तो इसलिए इनको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न 31, प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि एवं सहायक क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसलिए इसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 32, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उद्योगों में ही विनिर्माण का कार्य होता है, एक वस्तु को
प्राकृतिक उत्पादों को प्रयोग करके उसे नई वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में ही बनाई जाती है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 33, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए किसी अन्य उत्पाद में बदला जाता है तो उसे किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों द्वितीय क्षेत्र में। जितना भी प्राकृतिक उत्पादों को प्रयोग करके विनिर्माण प्रणाली के जरिए अगर हम किसी अन्य वस्तु में बदलते हैं तो वो सब द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34, तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र को बच्चों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि तृतीय क्षेत्र में सारी की सारी सर्विसेज ही होती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 35, विनिर्माण प्रणाली क्या होती है? विनिर्माण प्रणाली क्या है बताइए। नंबर ए नए माल से कच्चा माल तैयार करना, ऑप्शन बी कच्चे माल से नया माल तैयार करना, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी कच्चे माल से। जो प्रकृति ने हमें कच्चा माल दिया है उससे जब कोई नया माल तैयार की जाता है, नई वस्तु तैयार की जाती है तो उसी को हम विनिर्माण प्रणाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, विनिर्माण प्रक्रिया कहां हो सकती है बताइए। ऑप्शन ए कारखाने में, ऑप्शन बी कार्यशाला में, ऑप्शन सी घर में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विनिर्माण प्रक्रिया कहां होती है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। कारखाने में भी प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तु बनाई जाती है, किसी कार्यशाला में भी प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करके नई वस्तु बनाई जाती है और घर में भी। अब आप सोच रहे होंगे सर घर में कैसे बनाते हैं? कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करके जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो भी विनिर्माण प्रक्रिया ही है जो घर में करता है। ठीक है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 37, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। बताइए कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए उपभोग प्रक्रिया है, ऑप्शन बी प्राथमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विनिर्माण प्रक्रिया है या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों विनिर्माण प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि कपास के पौधे से जो रेशा प्राप्त हुआ है उससे हम क्या बना रहे हैं? सूत बना रहे हैं और कपड़ा बना रहे हैं। धागा और कपड़ा, सूत का मतलब धागा और कपड़ा बना रहे हैं हम लोग। तो ये प्रक्रिया किस में आ जाएगी? विनिर्माण प्रक्रिया में, क्योंकि हमने प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करके नई वस्तु तैयार की है। प्रश्न 38, इनमें से किसी औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए गन्ने से चीनी बनाना, ऑप्शन बी गन्ने से गुड़ बनाना, ऑप्शन सी गन्ने से जूस बनाना और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं होगी? तो ऑप्शन है डी कोई नहीं, क्योंकि ये सभी तीनों की तीनों गतिविधियां औद्योगिक क्षेत्र से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तु का नई वस्तु में बदलाव किया गया है। तो ये तीनों ही औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि है और हमने ये पूछा है कि शामिल नहीं होगी, तो वो तो कोई नहीं है इनमें से। ठीक है। प्रश्न 39, इनमें से किसे औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए मिट्टी से दीपक बनाना, ऑप्शन बी मिट्टी से ईंट बनाना, ऑप्शन सी मिट्टी से बर्तन बनाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपरोक्त सभी। मिट्टी से दीपक बनाओ चाहे से, या मिट्टी से ईंट बनाओ या मिट्टी के बर्तन बनाओ, ये तीनों ही औद्योगिक क्षेत्र में शामिल होंगे। प्रश्न 40, इसमें से किस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 41, परिवहन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका तृतीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि परिवहन एक सेवा है, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है।
प्रश्न 42, भंडारण किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों इसका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ही वो क्षेत्र है जिसमें भंडारण का कार्य किया जाता है, स्टॉक किया जाता है माल को, उसे हम भंडारण कहते हैं। प्रश्न 43, इसमें से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी बैंक सेवाएं, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। संचार हो, बैंकिंग सेवाएं हो या व्यापार की सेवाएं, ये तीनों ही सेवाएं हैं, इसलिए इन्हें तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। प्रश्न 44, इसमें से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी धोबी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षक भी तृतीय क्षेत्र में है, डॉक्टर भी तृतीय क्षेत्र में है और धोबी भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रश्न 45, इसमें से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए नाई, ऑप्शन बी मोची, ऑप्शन सी वकील और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नाई भी सर्विस देता है, मोची भी सर्विस देता है और वकील भी अपनी सर्विस देता है, इसलिए तीनों ही तृतीय क्षेत्र में माने जाएंगे। प्रश्न 46, इसमें से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कैफे, ऑप्शन सी एटीएम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही तृतीय क्षेत्र की गतिविधि हैं, एटीएम भी, कैफे भी और इंटरनेट भी। ठीक है, कैफे क्या होता है? कैफे जो आपका ये जिसमें खाने पीने का होता है ना, रेस्टोरेंट की तरह होता है आधुनिक, उसे हम कैफे के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 47, इसमें से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कॉल सेंटर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बूथ और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। कॉल सेंटर भी, सॉफ्टवेयर भी और बूथ भी तृतीय क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। प्रश्न 48, क्या द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है? ऑप्शन हाँ या ना में देना है। तो पहला ऑप्शन है हाँ और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों हाँ, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो माल होता है उसे द्वितीय क्षेत्र में ही विनिर्माण प्रक्रिया के जरिए नया माल तैयार किया जाता है। प्रश्न 49, क्या प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर आधारित है या निर्भर है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो उसका उत्तर भी हाँ है बच्चों, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र भी द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र ही मांग पैदा करता है प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए। जो भी प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं बनती है उनका उपयोग कौन करता है? द्वितीय क्षेत्र। प्रश्न 50, क्या प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ, तीनों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये अलग अलग नहीं है, तीनों जॉइंट है। प्रश्न 51, दर्जी टेलर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा टेलर को। क्यों किया जा रहा है द्वितीय क्षेत्र में? क्योंकि ये कच्चे माल कपड़े से एक नई वस्तु बना रहा है जिसका नाम है शर्ट या जीन्स, है ना, कपड़े बना रहा है ना, तो इसलिए इसको हमने द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया है। ऑप्शन 52, प्रश्न 52, टोकरी बुनकर बास्केट वीवर किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय क्षेत्र। टोकरी बुनकर प्राकृतिक चीज का प्रयोग करके टोकरी बनाता है, इसलिए हम उसे द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न 53, फूल की खेती करने वाला फ्लावर कल्टीवेटर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में,
ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि जो फूल की खेती करने वाला है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। प्रश्न 54, दूध विक्रेता मिल्क वेंडर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों तृतीय क्षेत्र। जो दूध विक्रेता है अपनी सर्विस दे रहा है, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। प्रश्न 55, मछुआरा फिशरमैन किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि मछुआरा प्रकृति से संबंधित कार्य कर रहा है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में शामिल किया जाएगा। प्रश्न 56, पुजारी प्रीस्ट किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में। पुजारी अपनी सर्विस दे रहा है, इसलिए इसे हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न 57, कुरियर पहुंचाने वाला किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? तो बताइए, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका तृतीय क्षेत्र में। कुरियर पहुंचाने वाला वो भी सेवा दे रहा है, इसलिए तृतीय क्षेत्र है। प्रश्न 58, दिया सलाई कारखाने में जो श्रमिक है वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका द्वितीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से उत्पाद लेकर उसे किस में बदल रहा है? माचिस में बदल रहा है। तो इसलिए दिया सलाई को माचिस कहते हैं, तो माचिस में बदल रहा है, इसलिए इसे द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। प्रश्न 59, महाजन मनी लेंडर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। महाजन कौन होता है? जो पैसे लोन देता है, ऋण देता है, तो उसे हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रश्न 60, माली गार्डनर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो माली को हम शामिल करेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित कार्य कर रहा है। प्रश्न 61, कुम्हार पोटर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कुम्हार को किस में शामिल करोगे? उत्तर है बी द्वितीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से बर्तन बना रहा है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आएगा विनिर्माण के कारण। प्रश्न 62, मधुमक्खी पालक बी कीपर किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि मधुमक्खी पालक भी कौन है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। प्रश्न 63, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि ये सेवा है। प्रश्न 64, कॉल सेंटर का कर्मचारी कॉल सेंटर एम्प्लॉय किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है तृतीय क्षेत्र। कॉल सेंटर का कर्मचारी भी अपनी सेवाएं दे रहा है, इसके कारण तृतीय क्षेत्र में माना जाएगा। प्रश्न 65, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए अंतिम वस्तु और सेवाओं की संख्याओं के योग द्वारा, ऑप्शन बी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग द्वारा, ऑप्शन सी सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग द्वारा, ऑप्शन डी सभी वस्तुओं और सेवाओं की संख्याओं के योग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी। ध्यान देना,
राष्ट्रीय आय में हमेशा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाएगा, सभी वस्तुओं को नहीं शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग होता है, संख्याओं का नहीं। यानी कि हम ऐसे नहीं काउंट करते कि 10 टेबल राष्ट्रीय आय हो गई, हम ये काउंट करते हैं कि 10 टेबल का मूल्य कितना है उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रश्न 66, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए केवल अंतिम वस्तुओं को, ऑप्शन बी केवल अंतिम सेवाओं को, ऑप्शन सी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, ऑप्शन डी सभी वस्तुओं और सेवाओं को। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, अन्य को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न 67, निम्न में से अंतिम वस्तु कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी आटा, ऑप्शन सी दुकानदार ने खरीदा बिस्कुट और ऑप्शन डी उपभोक्ता ने खरीदा बिस्कुट। तो सही उत्तर है इसका उपभोक्ता ने खरीदा बिस्कुट। ध्यान रखना किसी भी वस्तु को हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि अंतिम वस्तु है, जब तक कि उसका प्रयोग हमें पता नहीं चल जाए कौन उसका प्रयोग कर रहा है तब तक हम उसे अंतिम वस्तु नहीं कहेंगे, भले ही कोई भी वस्तु हो। इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही है कि उपभोक्ता ने जो बिस्किट खरीद लिया है वो अंतिम रूप से प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसे हमने अंतिम वस्तु कहा है। प्रश्न 68, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दुकानदार द्वारा खरीदा गया गेहूं, ऑप्शन बी बिस्कुट कंपनी द्वारा खरीदा गया आटा, ऑप्शन सी दुकानदार द्वारा खरीदा गया बिस्कुट और ऑप्शन डी उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया बिस्कुट। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी, उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया बिस्कुट एक अंतिम वस्तु है, जबकि ये बाकी तीनों ऑप्शन मध्यवर्ती वस्तु के हैं। तो हमने यही तो पूछा था कि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है मध्यवर्ती वस्तु। बाकी दुकानदार ने जो गेहूं खरीदा है वो भी मध्यवर्ती है, बिस्कुट कंपनी ने जो आटा खरीदा है वो भी मध्यवर्ती है और दुकानदार ने जो बिस्कुट खरीदा है वो भी मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं वो कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिनमें मूल्य वृद्धि संभव होती है उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जब तक किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता रहता है हम उसे मध्यवर्ती वस्तु में काउंट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 69, अंतिम वस्तु कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 1 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए 2। तो अंतिम वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न 70, अंतिम वस्तु के कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए केवल उपभोक्ता वस्तु, ऑप्शन बी केवल पूंजीगत वस्तु, ऑप्शन सी उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों, ऑप्शन डी उत्पादक वस्तु। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। अंतिम वस्तु को 2 भागों में बांटा जाता है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। इन 2 भागों में बांटा जाता है इसको। ये जो पूंजीगत वस्तु दिख रही है ना, ये आपकी स्थायी पूंजी है। जो हमने स्थायी पूंजी के 2 प्रकार पढ़े थे, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो ये पूंजीगत वस्तु जो है वो स्थायी पूंजी है, ये ध्यान रखना आप। प्रश्न 11, क्या अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ। तो उत्तर देखते हैं। हाँ, किसी भी अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है। जैसे मान लीजिए हमने आटा लिया, आटा था 10 रुपए का और उससे हमने 15 रुपए का बिस्किट बना दिया, तो उस 15 रुपए में 10 रुपए का आटे का मूल्य शामिल हुआ ना। तो इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है। प्रश्न 72, क्या मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल होता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ। तो इसका उत्तर है बेटा नहीं, कभी भी मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता है, क्योंकि अंतिम वस्तु अंतिम रूप से प्रयोग की जाती है, उसे उपभोक्ता भी प्रयोग कर सकता है और उत्पादक भी प्रयोग कर सकता है, उसकी आगे मूल्य वृद्धि संभव नहीं होती है। प्रश्न 73, यदि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हो तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद का मूल्य, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र के अंतिम उत्पाद का मूल्य, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र के अंतिम उत्पाद का मूल्य और ऑप्शन डी
उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के अंतिम उत्पाद के मूल्यों का योग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी। अगर अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रों तो तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पाद है उसके मूल्य को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 74, राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्षों की होती है? सोचिए कितने वर्षों में की जाती है। ऑप्शन ए 10 वर्षों में, ऑप्शन बी 5 वर्षों में, ऑप्शन सी 1 वर्ष में और ऑप्शन डी 20 वर्षों में। तो इसका सही उत्तर है 1 वर्ष में। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसलिए हम उसकी परिभाषा में एक देश में 1 वर्ष में इस तरह से इसकी परिभाषा बनाते हैं। प्रश्न 75, स घ उ की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए सकल घरेलू उद्यमी, ऑप्शन बी साक्षर घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न 76, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के मापन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय संस्थान और ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। तो सही उत्तर बच्चों इसका ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 77, भारत में जीडीपी का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी नेशनल इनकम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही भारत में राष्ट्रीय आय का या जीडीपी का अनुमान लगाता है और इसे हम सीएसओ, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीएसओ कहते हैं। प्रश्न 78, के सा स की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी सलाहकार, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार संगठन, ऑप्शन डी केंद्रीय सलाहकार संगठन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। के साथ स की फुल फॉर्म क्या होती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 79, विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान होता है? तो बताइए। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का और ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र का। तो किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है विकास की प्रारंभिक अवस्था में? तो उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र का। जब हमने विकास करना प्रारंभ किया था तो प्राथमिक क्षेत्र ही होता था, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बाद में उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 80, 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र का। सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में। प्रश्न 81, 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो सही उत्तर है बच्चों इसका द्वितीय क्षेत्र। 1973-74 में जो राष्ट्रीय आय है या सकल घरेलू उत्पाद में उसमें सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का था। प्रश्न 82, 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किस क्रम में था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र लेस देन तृतीय क्षेत्र लेस देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र। तो उत्तर सही कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, फिर दूसरे नंबर पे तृतीय क्षेत्र का योगदान था और सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का था। प्रश्न 83, 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र का। तो सही उत्तर बच्चों इसका ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान रहा। कब? वर्ष 2013-14 में। प्रश्न 84,
2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो सही उत्तर है इसका बच्चों, सबसे कम योगदान 2013-14 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का रहा। आप जैसे जैसे ये एनसीईआरटी का अभी लिखा हुआ है जो सन मैं यूज कर रहा हूं, बाद में हो सकता है भविष्य में एनसीईआरटी चेंज हो तो उसमें जो अपडेट हो आप उस अपडेट के अनुसार नया प्रश्न अपने अनुसार तैयार कर लें। प्रश्न 85, वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किस क्रम में था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र लेस देन तृतीय क्षेत्र लेस देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए आंसर है ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा 2013-14 में राष्ट्रीय आय में किसका योगदान रहा? सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का। दूसरे नंबर पे किसका योगदान रहा? द्वितीय क्षेत्र का। और सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न 86, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बुनियादी सेवाएं, ऑप्शन बी मध्यवर्ती सेवाएं, ऑप्शन सी महंगी सेवाएं, ऑप्शन डी गरीब की सेवाएं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बुनियादी सेवाएं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उन्हें हम बुनियादी सेवाएं कहते हैं। प्रश्न 87, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए स्कूल को, ऑप्शन बी अस्पताल, ऑप्शन सी थाना और ऑप्शन डी दर्जी। तो कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दर्जी को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र का व्यक्ति है जो कपड़े से क्या बनाता है? शर्ट बनाता है, अन्य कपड़े बनाने लग जाता है, तो इसलिए वो विनिर्माण कर रहा है। और प्रश्न 88, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए डाक विभाग, ऑप्शन बी टोकरी बुनकर, ऑप्शन सी कचहरी और ऑप्शन डी ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय। तो सही उत्तर है बच्चों इसका टोकरी बुनकर द्वितीय क्षेत्र का व्यक्ति है, ये तृतीय का नहीं है। बाकी डाक विभाग, कचहरी और जो ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय ये तीनों ही सेवा दे रहे हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र में माने जा रहे हैं। प्रश्न 89, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए नगर निगम, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी मछुआरा, ऑप्शन डी परिवहन। तो सही उत्तर है बच्चों इसका मछुआरा। मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जबकि नगर निगम, रक्षा और परिवहन तीनों ही सेवा दे रहे हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र में माने जाएंगे। प्रश्न 90, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी वकील और ऑप्शन डी कुम्हार। तो सही उत्तर कौन सा है बच्चों? कुम्हार। कुम्हार द्वितीय क्षेत्र का व्यक्ति है, जबकि बैंक, बीमा और वकील तीनों ही सेवा है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में है। प्रश्न 91, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए रेस्टोरेंट, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालक और ऑप्शन डी व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी मधुमक्खी पालक। मधुमक्खी पालक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, जबकि रेस्टोरेंट, पर्यटन और व्यावसायिक प्रशिक्षण तृतीय क्षेत्र में है क्योंकि ये सेवा क्षेत्र की गतिविधि है। प्रश्न 92, निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 2G, ऑप्शन बी 3G, ऑप्शन सी 4G, ऑप्शन डी माली। ये तीनों ही स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखें 2G, 4G, 3G और 5G भी आने वाला है। तो इसका उत्तर है सही बच्चों माली। माली प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, जबकि 2G सर्विस है, 3G सर्विस है और 4G सर्विस है और आगे आने वाली जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज है वो सब सर्विसेज हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र में मानी जाएंगी। प्रश्न 93, 1977-78 में भारत के रोजगार में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। ध्यान रखना रोजगार में सर्वाधिक योगदान क्षेत्र किसका था? तो उत्तर है इसका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था 1977-78 में। प्रश्न 94, 1977-78 में भारत के रोजगार में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का
ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र का। तो सबसे कम योगदान रोजगार में किसका था? ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का सबसे कम योगदान था 1977-78 में। प्रश्न 95, 1977-78 में भारत के रोजगार में योगदान किस क्रम में था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र लेस देन द्वितीय तृतीय क्षेत्र लेस देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र। अर्थात भारत के रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? पहले प्राथमिक क्षेत्र का, फिर दूसरे नंबर पर तृतीय क्षेत्र था और सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का होता था 1977-78 में। प्रश्न 96, 2017-18 में भारत के रोजगार में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो सही उत्तर है इसका प्राथमिक क्षेत्र का। भारत के रोजगार में आज भी 2017-18 में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? प्राथमिक क्षेत्र का ही रहा है रोजगार की दृष्टि से। प्रश्न 97, 2017-18 में भारत के रोजगार में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र ने दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ने, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र ने, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र ने, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र ने। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का रोजगार की दृष्टि से सबसे कम योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी वर्तमान में। और ये आंकड़े कौन से हैं? 2017-18 के। वर्ष प्रश्न 98, 2017-18 में भारत के रोजगार में योगदान किस क्रम में था? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र लेस देन तृतीय क्षेत्र लेस देन द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी तृतीय क्षेत्र ग्रेटर देन द्वितीय क्षेत्र ग्रेटर देन प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, दूसरे नंबर पे तृतीय क्षेत्र का योगदान है और सबसे कम रोजगार में किसका योगदान है? तृतीय क्षेत्र का 2017-18 में। प्रश्न 99, 1977-78 में भारत के रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 44%। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 71% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था भारत के रोजगार में। प्रश्न 100, 1977-78 में भारत के रोजगार में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 71 और ऑप्शन डी 25। तो कितना योगदान था? ऑप्शन बी 11%। 11% योगदान था रोजगार की दृष्टि से 1977-78 में द्वितीय क्षेत्र का। प्रश्न 101, 1977-78 में भारत के रोजगार में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 71 और ऑप्शन डी 31। सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन ए 18% योगदान था तृतीय क्षेत्र का रोजगार की दृष्टि से। प्रश्न 102, 2017-18 में भारत के रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 44% और ऑप्शन डी 71%। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन सी 44% रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 2017-18 में, यानी कि योगदान घट गया है रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न 103, 2017-18 में भारत के रोजगार में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 11%। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी 25%। द्वितीय क्षेत्र का रोजगार में कितना योगदान रहा 2017-18 में? 25%। प्रश्न 104, 2017-18 में भारत के रोजगार में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 18%। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन ए
31% योगदान रहा तृतीय क्षेत्र का भारत के रोजगार में। प्रश्न 105, यदि कृषि क्षेत्र से कुछ लोगों को हटा दिया जाए और फिर भी उत्पादन प्रभावित नहीं हो तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? ऑप्शन ए अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन बी छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी का इसका उत्तर है बच्चों उपरोक्त सभी। अल्प बेरोजगारी को ही छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं और उन एक्स्ट्रा लोगों का कार्य में कोई योगदान नहीं होता और उनको हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 106, जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हों और फिर भी उन्हें काम नहीं मिले तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? ऑप्शन ए अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन बी छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी और ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी कहेंगे। जब व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो प्रचलित मजदूरी दर पर और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? खुली बेरोजगारी। प्रश्न 107, छिपी बेरोजगारी में अतिरिक्त लोगों का उत्पादन में योगदान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 केजी प्रति व्यक्ति, ऑप्शन सी 50 केजी प्रति व्यक्ति, ऑप्शन डी 500 केजी प्रति व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए 0। छिपी बेरोजगारी में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लोग लगे रहते हैं अगर उसे आप काम में से हटा भी देंगे ना तो आपका उत्पादन कम नहीं होगा, क्योंकि उनका उत्पादन में योगदान था ही नहीं कुछ, तो इसलिए उनका उत्पादन में योगदान क्या था? 0। प्रश्न 108, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग ऑप्शन ए काम नहीं करना चाहते, काम करना नहीं चाहते, ऑप्शन बी सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, ऑप्शन सी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं और ऑप्शन डी उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। अल्प बेरोजगारी उसे कहते हैं जब अपनी क्षमता से लोग कम काम कर रहे होते हैं। प्रश्न 109, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग काम कर रहा है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मुद्रा आयोग, ऑप्शन सी विदेशी आयोग, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। तो सही उत्तर है इसका नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और अब नया नीति आयोग आ चुका है। प्रश्न 110, नीति NITI आयोग की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनकम, ऑप्शन डी नेशनल इनकम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे ही नीति आयोग कहते हैं। प्रश्न 111, काम का अधिकार देने वाले कानून का नाम बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री रोजगार अधिनियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में काम का अधिकार देने वाला कानून है। प्रश्न 112, नरेगा योजना अधिनियम का वर्ष कौन सा था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2019। तो सही उत्तर है बच्चों इसका नरेगा योजना अधिनियम का वर्ष था 2005। प्रश्न 113, नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2019। तो सही उत्तर है इसका वर्ष 2009 में नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महानरेगा या मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रश्न 114, मनरेगा योजना में एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन और ऑप्शन डी 100 दिन। तो कितने दिनों की गारंटी प्रदान करता है ये रोजगार की? उत्तर है 100 दिन की। मनरेगा योजना में एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का काम, एक परिवार को कम से कम 100 दिन का काम दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 115, मनरेगा योजना के तहत यदि सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो वह लोगों को क्या देती है? ऑप्शन ए BPL कार्ड, ऑप्शन बी राशन भत्ता,
ऑप्शन सी बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन डी एपीएल कार्ड। तो इसका सही उत्तर है बेरोजगारी भत्ता। अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं देती है सरकार किसी कारणवश तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। प्रश्न 116, मनरेगा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2015 में और ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए 2006 में। ध्यान रखना, जो ये मनरेगा योजना है लागू 2006 में हुई थी और इसका अधिनियम 2005 का था और इसका नाम नरेगा से मनरेगा 2009 में किया गया था। इन तीनों में अंतर देख लेना। प्रश्न 117, मनरेगा योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए 206 जिलों में, ऑप्शन बी 200 जिलों में, ऑप्शन सी 201 जिलों में, ऑप्शन डी 210 जिलों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 200 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 118, मनरेगा योजना में कितने दिनों तक काम नहीं मिलने पर व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 50 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। तो मनरेगा योजना में कितने दिनों बाद बेरोजगारी भत्ता मिलता है? इसका उत्तर है 15 दिन। यदि 15 दिन तक व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। प्रश्न 119, कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। वह नियमित रूप से माह के अंत में अपना वेतन प्राप्त करती है और चिकित्सीय सुविधा भी प्राप्त करती है। बताइए कांता किस क्षेत्र में काम करती है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है संगठित क्षेत्र में। कांता किस क्षेत्र में काम कर रही है? संगठित क्षेत्र में काम करती है। प्रश्न 120, कमल किराना की दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7 बजे से रात के 9-10 बजे तक काम करता है और उसे मजदूरी भी समय पर नहीं मिलती, चिकित्सीय लाभ भी नहीं मिलता और कोई अवकाश भी नहीं मिलता। बताइए कमल किस क्षेत्र में काम करता है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों क्षेत्रों में और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र। कमल किस क्षेत्र में काम कर रहा है? असंगठित क्षेत्र में काम करता है। प्रश्न 121, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, इस क्षेत्र में रोजगार की अवधि निश्चित होती है। नंबर 2, इस क्षेत्र में सरकार के नियमों का पालन करना होता है। 3, ये सरकार के पास पंजीकृत होते हैं। तो कौन सा सही है? कथन 1 और 2, कथन 1 और 3, कथन 2 और 3, कथन सभी कथन। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो बच्चों उत्तर है सभी कथन। संगठित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें रोजगार की अवधि निश्चित होती है, सरकार के जितने भी नियम है कानून है उन सबका पालन होता है और ये सरकार के पास पंजीकृत भी होते हैं, रजिस्टर्ड भी होते हैं, इसलिए इन्हें सरकार के अनुसार कार्य करना होता है। आप किसी को भी नौकरी से ऐसे ही नहीं निकाल सकते संगठित क्षेत्र में। प्रश्न 122, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला सवेतन छुट्टी, दूसरा भविष्य निधि, तीसरा चिकित्सीय लाभ, चौथा सुरक्षित कार्य वातावरण। तो इसका ऑप्शन है ए कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 4, 2, 3 सही है, कथन 1, 3, 4 सही है या सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर है बच्चों सभी कथन सही है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को सवेतन छुट्टी मिलती है अर्थात वेतन के साथ उसे छुट्टी मिलती है, भविष्य निधि भी उसको मिलती है, चिकित्सा में लाभ भी मिलते हैं उसको, मेडिकल के लाभ, और उसको कार्य का सुरक्षित वातावरण भी मिलता है, उसको उसकी सुरक्षा की जाती है जहां वो कार्य करता है। प्रश्न 123, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस क्षेत्र में रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती। दूसरा, इस क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन नहीं होता। तीसरा, ये सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते। कथन 1 व 2 सही, कथन 1 व 3 सही, कथन 2 व 3 सही और सभी कथन सही। तो इसका उत्तर है बच्चों सभी कथन सही है। असंगठित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती है, कितने बजे कर्मचारी आएगा और कितने बजे जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है,
रात को 9 बजे तक काम कर रहा है, 10 बजे तक काम कर रहा है, कोई समय अवधि नहीं है उसकी। यहाँ सरकार के जो नियम है, जैसे चिकित्सा लाभ देना, भविष्य निधि देना, ये इसके नियमों का पालन भी नहीं होता है। यहाँ कर्मचारी को सुरक्षा भी नहीं दी जाती है, सरकार के पास ये पंजीकृत भी नहीं होते हैं। प्रश्न 124, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, सवेतन छुट्टी की गारंटी नहीं। दूसरा, भविष्य निधि की गारंटी नहीं। तीसरा, चिकित्सीय लाभ की गारंटी नहीं। चौथा, सुरक्षित कार्य वातावरण की गारंटी नहीं। ऑप्शन ए कथन 1, 2, 3 सही। ऑप्शन बी कथन 4, 2, 3 सही। ऑप्शन सी कथन 1, 3, 4 सही। और ऑप्शन डी सभी कथन सही। तो इसका उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। असंगठित क्षेत्र में ना तो आपको सवेतन छुट्टी की गारंटी मिलती है, ना ही भविष्य निधि की गारंटी मिलती है, चिकित्सीय लाभ की भी कोई गारंटी नहीं मिलती है आपको। आप ये बीमार हो गए तो कोई आपको गारंटी नहीं है कि आपका इलाज कर दिया जाएगा सरकारी पैसे से। सुरक्षित कार्य के वातावरण की गारंटी भी नहीं है। तो ये सभी उसकी विशेषताएं होती है असंगठित क्षेत्र की। प्रश्न 125, विद्यालय में पढ़ाता शिक्षक किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो उत्तर है इसका संगठित क्षेत्र। विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो संगठित क्षेत्र की गतिविधि मानी जाएगी, क्योंकि वहां सरकार के नियमों का पालन होता है। प्रश्न 126, बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों इसका असंगठित क्षेत्र, क्योंकि जो बाजार में सीमेंट की बोरी ढो रहा है उसे असंगठित क्षेत्र में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां सरकार के नियमों का कोई पालन नहीं होता और किसी प्रकार की सुविधा उस श्रमिक को नहीं मिलती है। प्रश्न 127, अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर बच्चों असंगठित क्षेत्र। जो किसान अपने खेत में काम कर रहा है वो असंगठित क्षेत्र में है, क्योंकि उसका कोई समय अवधि निश्चित नहीं है काम करने की, कोई सरकार के नियम नहीं है, कोई उसको सुविधा नहीं है। ठीक है। प्रश्न 128, अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर है इसका संगठित क्षेत्र। अस्पताल में जो डॉक्टर होता है वो संगठित क्षेत्र में माना जाएगा, क्योंकि उसे सभी सरकार के नियमों के अनुसार उसे सुविधाएं मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसका काम का समय निश्चित होता है, उसे भविष्य निधि, चिकित्सीय लाभ ये सब मिलते हैं। प्रश्न 129, एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर बच्चों असंगठित क्षेत्र। ठेकेदार के जो अधीन दैनिक मजदूरी पर काम कर रहा है उसको असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसे प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है, उसे कभी भी हटाया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ असंगठित क्षेत्र हम मानेंगे। प्रश्न 130, एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों संगठित क्षेत्र। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो श्रमिक है वो एक बड़े कारखाने में काम करने जा रहा है, और बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें सरकार के नियमों का पूर्णतया पालन किया जाता है, इसलिए उसे हम संगठित क्षेत्र का हिस्सा मान रहे हैं। प्रश्न 131, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी 80। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80% परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास बहुत कम भूमि होती है, हम उसे सीमांत किसान कहते हैं। प्रश्न 132, यह चित्र किस क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों में और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों असंगठित क्षेत्र। ये जो सब्जी बेच रहा है, सामान बेच रहा है यहाँ, ये असंगठित क्षेत्र का है, क्योंकि इसका कोई भी इसको सरकार के नियमों के तहत इसको सुविधा नहीं मिल रही है
और ना ही इसका कोई टाइम है, ना ही चिकित्सीय लाभ है, कोई भी विशेषता संगठित क्षेत्र की यहाँ लागू नहीं होती है। प्रश्न 133, भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, ये सभी किस क्षेत्र की गतिविधि में आएंगे? ऑप्शन ए ग्रामीण संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में, ऑप्शन सी शहरी संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन डी शहरी असंगठित क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में आएंगे? उत्तर है ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में आएंगे ये सभी, क्योंकि ये सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं और असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए हम इसे ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में रखते हैं। प्रश्न 134, लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण कार्य के श्रमिक, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ठेले लगाने वाले श्रमिक, ये किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए ग्रामीण संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी ग्रामीण असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी शहरी संगठित क्षेत्र और ऑप्शन डी शहरी असंगठित क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बच्चों शहरी असंगठित क्षेत्र, क्योंकि ये सभी लोग शहरों में होते हैं और असंगठित क्षेत्र में होते हैं, इसलिए उत्तर है शहरी असंगठित क्षेत्र। प्रश्न 135, किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र में, ऑप्शन सी संगठित क्षेत्र और ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। तो सही उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। प्रश्न 136, किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी कंपनी या लोगों का स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी संगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। तो सही उत्तर है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र ही वो क्षेत्र होता है जहां परिसंपत्तियां जो असेट्स होती हैं उन पर निजी लोगों का, कंपनियों का स्वामित्व होता है। प्रश्न 137, रेलवे और डाकघर किस क्षेत्र के उदाहरण है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के, ऑप्शन सी दोनों क्षेत्र के या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रेलवे और डाकघर को वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्रश्न 138, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस क्षेत्र के उदाहरण है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों इसका निजी क्षेत्र। टिस्को कंपनी हो या रिलायंस कंपनी हो, दोनों ही निजी क्षेत्र के उदाहरण है, क्योंकि इस पर निजी लोगों का नियंत्रण और स्वामित्व है। प्रश्न 139, किस क्षेत्र की गतिविधि का उद्देश्य लाभ कमाना होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों क्षेत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। प्रश्न 140, किस क्षेत्र की गतिविधि का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी संगठित क्षेत्र और ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। तो सही उत्तर है इसका सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है। प्रश्न 141, जिस कीमत पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्गम कीमत, ऑप्शन बी एमएसपी, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी, अर्थात एमएसपी को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं और इसी कीमत पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। प्रश्न 142, जिस कीमत पर सरकार राशन की दुकानों पर सामान बेचती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्गम कीमत, ऑप्शन बी एमएसपी, ऑप्शन सी बाजार कीमत और ऑप्शन डी संतुलन कीमत। तो सही उत्तर है बच्चों निर्गम कीमत। निर्गम कीमत को इशू प्राइस कहते हैं। राशन की दुकानों पर जिस कीमत पर आप सामान खरीदते हैं उसे इशू प्राइस या निर्गम कीमत कहते हैं, जबकि एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो कीमत जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। तो ये खरीदने वाली कीमत है एमएसपी और ये बेचने वाली कीमत है निर्गम कीमत। प्रश्न 143,
सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन चुनिए आप इनमें से, हुई है, ऑप्शन बी नहीं हुई है। तो दोनों में से क्या उत्तर सही है? तो उत्तर है नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। प्रश्न 144, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। सही उत्तर है तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में तो उत्पादन होता है। प्रश्न 145, किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र। तो उत्तर सही कौन सा है? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार में सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रश्न 146, भारत में संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन चुनिए आप, छोटी संख्या में या बड़ी संख्या में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रश्न 147, कपास एक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद है। इन दोनों में से ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन ए प्राकृतिक विनिर्मित, ऑप्शन बी विनिर्मित प्राकृतिक। तो सही उत्तर है प्राकृतिक विनिर्मित। कहने का मतलब कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है, क्योंकि कपड़े से कपड़ा कैसे तैयार किया गया है? कपास से तैयार किया गया है कपड़ा, इसलिए उसे हमने विनिर्मित उत्पाद कहा है। प्रश्न 148, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं स्वतंत्र हैं या परस्पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर। सही उत्तर है परस्पर निर्भर। तीनों ही क्षेत्र की गतिविधियां आपस में परस्पर निर्भर हैं। प्रश्न 149, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तों के आधार पर, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर और ऑप्शन डी उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो सही उत्तर है बच्चों इसका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रश्न 150, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। तो सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कार्य किया जाता है। प्रश्न 151, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? ऑप्शन ए सभी वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन सी सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन डी सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो सही उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न 152, लॉटरी किस क्षेत्र की गतिविधि मानी जाती है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र की, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र की, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र की, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही उत्तर है इसका तृतीय क्षेत्र की। लॉटरी एक सेवा है जो कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि मानी जाती है। लॉटरी कई देशों में सरकार के द्वारा लॉटरी सिस्टम भी चलाया जाता है, इसलिए लॉटरी इलीगल भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है। लेकिन जो इलीगल है हम उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं अर्थव्यवस्था में। हम अर्थव्यवस्था में हमेशा जो लीगल चीजें हैं उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लॉटरी को हम लीगल मान रहे हैं यहाँ पे और ये तृतीय क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं। प्रश्न 153, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 30 से 40%, ऑप्शन सी 50 से 60%, ऑप्शन डी 60 से 70%। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की राष्ट्रीय आय में या सकल घरेलू उत्पाद में 60 से 70% योगदान था। प्रश्न 154, निम्नलिखित का मेल कीजिए। कृषि क्षेत्र की समस्याएं इधर हैं और कुछ संभावित उपाय हैं। पहला असिंचित भूमि, दूसरा फसलों का कम मूल्य, तीसरा कर्ज भार
चौथा, मंदी काल में रोजगार का भाव। पांचवा, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। तो आप इसमें से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए पहले का द, दूसरे का स, तीसरे का य, चौथे का अ और पांचवे का ब। ऑप्शन बी पहले का स, दूसरे का द, तीसरे का है, चौथे का ये और पांचवे का ब। इसी प्रकार ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। आप इनमें से चुन लीजिए कौन सा उत्तर सही है। मैं आपको बता देता हूं उत्तर इनमें से सही है। देखिए ऑप्शन ए पहले का द। पहले का द मतलब कि असिंचित भूमि को हम कैसे इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जो असिंचित भूमि की समस्या उसे कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज का प्रयोग करके कि सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो पहले का द। दूसरा, फसलों का कम मूल्य। तो दूसरे का आंसर क्या है, स। तो फसलों का कम मूल्य, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली की जाए या खरीदी की जाए एमएसपी पर, तो उससे फसलों के कम मूल्य की समस्या दूर हो सकती है। तीसरी समस्या, कर्ज भार की समस्या। तो इस तीसरे का उत्तर क्या है, ये। तो कर्ज भार की समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। नंबर 4, मंदी काल में रोजगार का अभाव। तो इसको दूर करने के लिए चौथे का अ है, कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पांचवा, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। इसे कैसे दूर करोगे, तो पांचवे का उत्तर है ब। सहकारी विपणन समितियां बनाई जानी चाहिए जो कटाई के तुरंत बाद जो स्थानीय व्यापारियों को अपना माल बेचने की व्यवस्था होती है वो दूर हो जाए और किसान अपना माल विपणन समितियों को बेच पाए जो कि उचित मूल्य उनको देगी। तो ऑप्शन ए सही था। प्रश्न 155, विषम की पहचान कीजिए। पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार, इनमें से विषम कौन सा है। ऑप्शन ए पर्यटन निर्देशक, ऑप्शन बी धोबी, ऑप्शन सी दर्जी और ऑप्शन डी कुम्हार। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए पर्यटन निर्देशक। पर्यटन जो निर्देशक होता है, टूरिस्ट जो गाइड होता है, वो अलग है इससे। क्यों है अलग, इसका उत्तर है पर्यटन निर्देशक विषम है क्योंकि इसकी सेवाएं संगठित क्षेत्र में आती हैं। इसका कार्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है और ये सरकार के पास पंजीकृत होते हैं। बाकी सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। धोबी, दर्जी, कुम्हार ये तीनों असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जबकि पर्यटन निर्देशक संगठित क्षेत्र का व्यक्ति है। प्रश्न 156, विषम की पहचान कीजिए। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी सब्जी विक्रेता और ऑप्शन डी वकील। तो सही उत्तर कौन सा है बच्चों, सब्जी विक्रेता इनमें से विषम है। क्यों है, क्योंकि सब्जी विक्रेता विषम है क्योंकि सब्जी विक्रेता प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है जबकि अन्य सभी लोग तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में आते हैं क्योंकि ये सेवाएं देते हैं। प्रश्न 157, विषम की पहचान कीजिए। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए डाकिया, ऑप्शन बी मोची, ऑप्शन सी सैनिक और ऑप्शन डी पुलिस कांस्टेबल। तो सही उत्तर बच्चों मोची है। क्यों है, मोची विषम है क्योंकि यह निजी क्षेत्र में आता है। मोची कौन है, निजी क्षेत्र का व्यक्ति है। बाकी सभी सरकारी लोग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसलिए डाकिया हो, सैनिक हो, पुलिस कांस्टेबल हो, ये सब सरकारी कर्मचारी होते हैं तो इसलिए हम इसे शामिल नहीं करते हैं। जबकि मोची कौन है, मोची एक निजी व्यक्ति होता है, उसको हम निजी क्षेत्र में शामिल करते हैं, इसलिए ये अलग है। प्रश्न 158, विषम की पहचान कीजिए। एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो देखिए उत्तर ऑप्शन ए एमटीएनएल, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन सी एयर इंडिया और ऑप्शन डी जेट एयरवेज। तो कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर है बेटा देखो ऑप्शन ई भी है हमारे पास क्योंकि यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं तो मैंने 5 बना दिए, ऑल इंडिया रेडियो। तो सही उत्तर इनमें से छाटिए आप, जेट एयरवेज। विषम कौन सा है इनमें से, जेट एयरवेज। क्यों है, जेट एयरवेज विषम है क्योंकि यह निजी क्षेत्र का उद्यम है, कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उद्यम है। तो वो सब तो सरकारी क्षेत्र के हैं। एमटीएनएल सरकारी है, भारतीय रेल सरकारी है, एयर इंडिया सरकारी है और ऑल इंडिया रेडियो भी सरकारी है, लेकिन जेट एयरवेज निजी क्षेत्र की कंपनी है।
ठीक है, भविष्य में हो सकता है एयर इंडिया बिक जाए तो ये निजी क्षेत्र में चल जाए, तब आप उसके अनुसार वर्क करना। प्रश्न 159, एटीएम किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है इसे। प्रश्न 160, सूचना और प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों तृतीय क्षेत्र। जो भी इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो सारा का सारा तृतीय क्षेत्र में आता है, टेरिशरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र को टेरिशरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्रश्न 161, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में नई वस्तुओं का निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, इसलिए हम इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन प्रश्न 162, अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर किस क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र में, ऑप्शन सी दोनों में और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों असंगठित क्षेत्र में। तो अपने जो घर में काम कर रहा है एक करघा बुनकर, उसे हम असंगठित क्षेत्र में मानेंगे, क्योंकि उसके सरकार के नियमों का फायदा नहीं मिलता है, उसे कोई चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है, उसका समय निश्चित नहीं है काम का, उसे सवेतन छुट्टी भी नहीं मिलती, तो इस कारण से उसे हम असंगठित क्षेत्र में मानेंगे। उम्मीद है बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। एक ही चैप्टर के मैंने 162 प्रश्न लिए हैं और आप भी जानते हैं कि इतने प्रश्न आपको गूगल पर कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने लगभग सभी प्रश्नों का समावेश कर लिया है। आपको थोड़ा समय जरूर देना होगा इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके केवल एमसीक्यू प्रश्न नहीं, सभी प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो माला जो बनती है वो मोतियों से बनती है और मोती कौन है, ये एमसीक्यू है। तो जब आपने मोतियों को समझ लिया तो माला अपने आप बन जाएगी। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें, इनका हल जरूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।